वेंसडे के पिछले भाग में हमने देखा था कि राक्षस का रहस्य और उलझता जा रहा था और शक की सुई हर दिशा में घूम रही थी। अगर आपने इस सीरीज के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला भाग। एपिसोड की शुरुआत में वेंसडे को फोरेंसिक लैब में चोरी छुपे जाते हुए दिखाया जाता है। थिंग लैब के सीसीटीवी कैमरे को च्युइंगम से ढक देता है। इसके बाद वेंसडे एक एक करके राक्षस द्वारा मारे गए लोगों की लाशें देखती है, लेकिन तभी थिंग वेंसडे को किसी के आने के बारे में आगाह करता है। दोनों तेजी से वहीं पर छुप जाते हैं। दरवाजे से शेरिफ और डॉक्टर लैब के अंदर आते हैं। डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे घाव कभी नहीं देखे। वो शेरिफ को बताता है कि अभी लाश की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। शेरिफ उसे रिपोर्ट आते ही बताने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। जब डॉक्टर भी लैब से बाहर जाने वाला था तभी उसे फ्रीजर का एक ड्रॉर खुला दिखाई देता है। जब वो वापस जाकर देखता है तो उसे वहां वेंसडे दिखाई देती है। क्योंकि वेंसडे का चेहरा भी एक लाश की तरह ही सफेद होता है, वो उसे एक लाश समझकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद थिंग एक स्केलेटन के भेजे से बाहर निकलता है और वेंसडे को फ्रीजर से बाहर निकालता है। वेंसडे हॉस्टल में पहुंचने के बाद लाशों की तस्वीरों को ध्यान से देख रही होती है। तभी वहां इनिड आती है। वेंसडे उसे बताती है कि राक्षस हत्या के बाद सभी लाशों का कोई न कोई अंग काटकर अपने साथ ले जाता है। शायद वह उन्हें अपने पास जीती हुई ट्रॉफी की तरह रखता है। हालांकि इनिड इन तस्वीरों को देख नहीं पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वेंसडे बॉटनी की क्लास में होती है। तभी वो जेवियर को दर्द से कहराते हुए देखती है। जेवियर वेंसडे को बताता है कि तलवारबाजी करते वक्त उसे चोट लग गई थी। शनिवार को स्कूल में एक डांस पार्टी थी और सभी उसके लिए काफी एक्साइटेड थे। जेवियर वेंसडे से पूछता है कि क्या वो पार्टी में आ रही है, पर वेंसडे को इन चीजों में कुछ खास दिलचस्पी ना होने की वजह से वो मना कर देती है। पर उस वक्त वेंसडे की नजर जेवियर की गर्दन पर लगे घावों पर पड़ती है। वो किसी भी तरह से तलवारबाजी में मिले घाव नहीं लग रहे थे। वेंसडे समझ जाती है जेवियर उससे कुछ छुपा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद वेंसडे उसका पीछा करती है। उसे जेवियर जंगल में एक अजीब से कैबिन से बाहर आते हुए दिखता है। जेवियर के वहां से जाते ही वेंसडे उस कैबिन के अंदर जाती है। वहां उसे उसी राक्षस की ढेरों पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। वेंसडे कुछ पेंटिंग्स अपने साथ रखती है और कैबिन से बाहर निकलती है। पर तभी जेवियर वहां आता है। खुशकिस्मती से उसने वेंसडे को कैबिन से बाहर आते नहीं देखा था। वो वेंसडे से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वेंसडे उससे कहती है कि वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। जेवियर उसे बताता है कि ये कैबिन उसका खुद का बनाया हुआ आर्ट रूम है। प्रिंसिपल से परमिशन लेकर ही उसने इस आर्ट रूम को बनाया है। वेंसडे उसे अंदर से देखने की इच्छा जाहिर करती है, पर जेवियर अंदर सब चीजें इधर उधर पड़ी हैं कहकर बात को टाल देता है। इसके बाद जेवियर वेंसडे से पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रही थी। वेंसडे होमवर्क का बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जेवियर उसके झूठ को पकड़ते हुए कहता है कि आज तो टीचर ने होमवर्क दिया ही नहीं था। कुछ पलों के लिए वेंसडे शांत हो जाती है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, पर तभी जेवियर कहता है कि वो उसे जरूर डांस के लिए पूछने आई होगी। वेंसडे भी बात को छुपाने के लिए हाँ कह देती है। इनिड को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वेंसडे पार्टी में आ रही है। वो उसे पार्टी के लिए नई पोशाक खरीदने अपने साथ ले जाती है, लेकिन वेंसडे कपड़ों के रंग देखकर दुकान के बाहर से ही अंदर चलने से मना करती है। वो थिंग के साथ शेरिफ से मिलने वहां से निकल जाती है। जाते वक्त थिंग एक दुकान की तरफ इशारा करता है। वहां एक काले रंग की बहुत खूबसूरत ड्रेस रखी थी। वेंसडे को भी वो ड्रेस काफी पसंद आती है, लेकिन फिर भी वो उसे नजरअंदाज कर शेरिफ से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। वेंसडे शेरिफ के हाथ में उस राक्षस की पेंटिंग देखती है जो उसने जेवियर के आर्ट रूम से चुराई थी और कहती है कि उस केस को सुलझाने में वो उनकी मदद करना चाहती है। वेंसडे को जेवियर के राक्षस होने का शक हो गया था। शेरिफ उस पेंटिंग को उस तस्वीर के साथ मिलाकर देखता है जो उसे उस बूढ़े आदमी के चुराए कैमरे से मिली थी। दोनों लगभग एक जैसी ही दिख रही थी। शेरिफ वेंसडे को इस पेंटिंग को बनाने वाले का नाम पूछता है, लेकिन जब तक शेरिफ वेंसडे को इस तहकीकात में शामिल नहीं करता, वेंसडे उसे नाम बताने से इनकार करती है। शेरिफ भी वेंसडे को इन चीजों में पढ़ने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। वेंसडे अपनी पेंटिंग लेकर वहां से जा ही रही होती है कि तभी शेरिफ को मेयर का फोन आता है। मेयर ने इसी केस की तरक्की के बारे में जानने के लिए शेरिफ को कॉल किया था, जिससे झुंझलाकर शेरिफ वहां से जा रही वेंसडे को रोकता है और उसे कोई ठोस सबूत लेकर आने के लिए कहता है। पुलिस स्टेशन से जाते वक्त वेंसडे को टाइलर मिलता है। टाइलर उससे पूछता है कि वो किसके साथ डांस पार्टी में जा रही है। वेंसडे हिचकिचाते हुए उसे बताती है कि वो जेवियर के साथ जा रही है। इस बात से टाइलर मायूस होकर वहां से जाने लगता है।
वेंसडे उसे इसकी वजह पूछती है। वो कहता है कि उसे लगता था कि उन दोनों के बीच दोस्ती के आगे भी कुछ है, लेकिन क्योंकि अब वेंसडे ज़ेवियर के साथ पार्टी में जा रही है तो अब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वेंसडे के दिल में भी उसके लिए वही भावनाएं हैं या सिर्फ उसका वहम था। वेंसडे के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना कहती है कि वो फिलहाल कई चीजों में उलझी हुई है। ये सुनकर टाइलर वहां से चला जाता है। वेंसडे बस उसे देखती रहती है। अगले सीन में वेंसडे यूजीन के साथ मधुमक्खियों के क्लब में होती है। वेंसडे ने तहकीकात के दौरान लिए सारे फोटोज को क्लब की दीवार पे चिपकाया था। यूजीन को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। तभी यूजीन की नजर राक्षस की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें राक्षस के पीछे एक गुफा थी। यूजीन कहता है कि उसने वो गुफा इससे पहले भी देखी है। वो वेंसडे को उस जगह लेकर जाता है। दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर कई सारी हड्डियां पड़ी थी। साथ ही गुफा की दीवार पर लोहे की जंजीरें बनी हुई थी। वेंसडे को गुफा की दीवार पर राक्षस का दांत गड़ा हुआ दिखता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वेंसडे ज़ेवियर के आर्ट रूम में जाती है। वो ज़ेवियर का कोई बाल या नाखून ढूंढने लगती है जिससे उस दांत और ज़ेवियर के डीएनए को मैच कर सके। उसे वहां एक खून लगा हुआ कपड़ा मिलता है। वो उसे अपनी बैग में डालती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से बाहर जा सके ज़ेवियर अंदर आता है। ज़ेवियर उसे वहां देखकर चौंक जाता है। वेंसडे उससे पूछती है कि उसने उस राक्षस की हूबहू तस्वीर कैसे पेंट की है। ज़ेवियर बताता है कि वो राक्षस उसके सपनों में आता है, तभी उसने उसकी तस्वीर बनाई। लेकिन वेंसडे को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उस पर राक्षस होने का इल्जाम लगाती है। ज़ेवियर अपने बचाव में वेंसडे को याद दिलाता है कि उसने एक बार उसकी जान भी बचाई थी, जिस पर वेंसडे कहती है कि उस राक्षस ने भी रोवन से उसकी जान बचाई थी। ज़ेवियर समझ जाता है कि उस दिन जब वेंसडे उसे आर्ट रूम के बाहर मिली थी तब दरअसल वो इसी छानबीन के चलते वहां आई थी और खुद को बचाने के लिए उसने डांस पार्टी का नाटक किया था। ज़ेवियर का दिल टूट जाता है और वो गुस्से से वेंसडे को वहां से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वेंसडे सीधे पुलिस स्टेशन शेरिफ से मिलने जाती है। वो शेरिफ के हाथ में राक्षस का दांत और ज़ेवियर के खून से भरा कपड़ा थमाती है। शेरिफ तुरंत उन्हें डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देता है। अगले दिन स्कूल में वेंसडे यूजीन के पास जाती है और कहती है कि वैसे भी उन दोनों के पास कोई डांस पार्टनर नहीं है, तो उन दोनों को जंगल जाकर राक्षस की छानबीन करनी चाहिए। यूजीन को भी ये सुझाव अच्छा लगता है। दूसरी ओर बियांका ज़ेवियर को उसके साथ डांस पर चलने के लिए कहती है। उसके पास भी अब कोई डेट न होने की वजह से वो उसे हाँ कहता है। दूसरी ओर थिंग वेंसडे के नाम से एक चिट्ठी लिखता है और उसे टाइलर के टिप बॉक्स में छोड़ कर आता है। अगली रात सभी स्टूडेंट्स सज धज कर पार्टी में शामिल होते हैं। प्रिंसिपल और बॉटनी टीचर सभी का स्वागत कर रही होती है। बॉटनी टीचर प्रिंसिपल से पूछती है कि वो भी इस स्कूल में पढ़ी थी तो उनका पार्टी का अनुभव भी कमाल का रहा होगा, पर प्रिंसिपल कहती है कि उसने जिस लड़के से डांस के लिए पूछा था उसने एक और लड़की के लिए उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वेंसडे की माँ थी। शायद इसी वजह से उस दिन प्रिंसिपल ने ईयरबुक से वेंसडे की माँ की तस्वीर फाड़कर आग में जला दी थी। हॉस्टल में वेंसडे यूजीन के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है कि यूजीन होगा, लेकिन दरवाजे पर टाइलर होता है। टाइलर पार्टी के लिए तैयार होकर आया था। थिंग ने उस चिट्ठी में वेंसडे की ओर से टाइलर को डांस का निमंत्रण भेजा था। वेंसडे उसे देखकर चौंक जाती है। वो दरवाजा बंद करती है और डांस के लिए कॉस्ट्यूम ढूंढने लगती है। तभी थिंग उसे इशारे से एक ड्रेस दिखाता है। ये वही ड्रेस थी जो वेंसडे को काफी पसंद आई थी। थिंग उसे चुरा कर लाया था। जब वेंसडे वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो उसे देखकर टाइलर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वेंसडे उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी यूजीन वहां आता है। वेंसडे यूजीन को गुफा में कल जाएंगे कहकर टाइलर के साथ चली जाती है, लेकिन वेंसडे के वहां से जाने के बाद यूजीन अकेला ही गुफा की तरफ चला जाता है। पार्टी में पहुंचने के बाद वेंसडे को इनिड मिलती है। इनिड मेयर के बेटे लूकस के साथ पार्टी में शामिल हुई थी। ये देखकर वेंसडे को काफी हैरानी होती है। आखिरकार वेंसडे ने उसे 2 बार सबक सिखाया था। इनिड उसे बताती है कि लूकस को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जलाना था और इनिड को भी एजेक्स को जलाना था। दरअसल उस दिन एजेक्स के डेट पर ना पहुंच पाने के कारण इनिड को लगा कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इस वजह से वो उसे जलाने लूकस के साथ आई थी। समय काटने के लिए इनिड और लूकस एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते उन्हें पता चलता है कि उनमें बहुत सी चीजें कॉमन हैं और वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इसके बाद डांस शुरू होता है। वेंसडे अपने ही अंदाज में नाचना शुरू करती है। सबको वेंसडे का ये अजीब डांस बहुत पसंद आता है। वेंसडे का टाइलर के साथ पार्टी में आना ज़ेवियर को काफी खटक रहा था। उस वक्त एक टैंक नेवरमोर स्कूल के सामने आकर रुकता है।
उसमें से लूकस के कुछ दोस्त उतरते हैं। तभी लूकस भी स्कूल से बाहर आता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। उन लोगों में कुछ खिचड़ी पक रही थी और इनिड के कारण लूकस का मन परिवर्तन हो गया था और वो अब ये काम नहीं करना चाहता था। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वे ये सब उसके लिए ही कर रहे हैं ताकि उस दिन क्रैकस्टोन का पुतला जलने से उसके पिता की जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला ले सकें। इतना कहकर लूकस का दोस्त टैंकर के पाइप को स्कूल के पाइप से जोड़ देता है। अंदर पार्टी में एक आखिरी बार डांस करने के लिए सबको डांस फ्लोर पर बुलाया जाता है। लेकिन जब सब डांस का मजा ले रहे होते हैं तब लूकस का एक दोस्त फायर अलार्म की बटन दबाता है। बटन दबाते ही डांस फ्लोर के ऊपर लगे पानी के नल शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहां से पानी की जगह खून गिरने लगता है। सब घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि वेंसडे, जिसे ज्यादातर खून खराबा ही पसंद है, वो इस माहौल का लुत्फ उठाने लगती है। वो बड़े स्वाद से उस खून को चाट कर देखती है, लेकिन वो खून नहीं बल्कि सिर्फ पेंट होता है। लेकिन पूरे हॉल में भगदड़ मच चुकी थी। एक दो लड़के वेंसडे से टकराते हैं और तभी वेंसडे को एक विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि यूजीन जंगल में है और उस पर राक्षस हमला करता है। वो तुरंत जंगल की तरफ रवाना होती है। टाइलर और ज़ेवियर भी भगदड़ में एक दूसरे से टकराते हैं। टाइलर ज़ेवियर से वेंसडे के बारे में पूछता है, लेकिन पहले से चिढ़ा हुआ ज़ेवियर उससे बदतमीजी से बात कर वहां से कहीं चला जाता है। इनिड को भी ये पता चल चुका था कि ये सब लूकस और उसके दोस्तों का किया धरा है। लूकस की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि उसे उसके किए पर पछतावा है, लेकिन उसके दोस्त इनिड का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एजेक्स वहां आता है और इन सब को वहां से भगा देता है। इनिड उसे बताती है कि वो उसे चाहती है और उसके साथ डांस पर भी आना चाहती थी। वो ये भी बताती है कि वो बस उसे जलाने के लिए लूकस के साथ यहाँ आई थी। एजेक्स भी उसे बताता है कि वो गलती से अपने ही सांपों से पत्थर बन गया था और इसी वजह से उससे मिलने नहीं आ सका। लेकिन उसे ये बात इनिड को बताने में शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने ये बात इनिड को पहले नहीं बताई। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में यूजीन देखता है कि कोई गुफा के पास खड़ा है। यूजीन वो जो कुछ भी देख रहा था उसे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। गुफा के पास जो कोई भी था उसने गुफा को आग लगा दी और वहां से जाते जाते वो यूजीन को भी देख लेता है। यूजीन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागने लगता है। वेंसडे भी जंगल में पहुंच चुकी थी। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यूजीन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर यूजीन भागते भागते नीचे गिर जाता है। उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है। वो वेंसडे की आवाज सुनकर उसे आवाज लगाता है। तभी यूजीन को उसका चश्मा मिल जाता है और वो उसे पहन लेता है। लेकिन उसकी आवाज राक्षस ने भी सुन ली थी। इससे पहले कि वेंसडे उस तक पहुंच पाती, राक्षस अपना काम कर वहां से भाग चुका होता है और यूजीन को मौत के कगार पर छोड़ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। नेवरमोर के अंदर दबे ये रहस्य सुलझने से पहले और कितना खून मांगेंगे, जानने के लिए इसका अगला भाग देखना ना भूलें।